लगता है कि अपनी महिला मित्र का परिचय कैसे, इंग्लिश में टाइम बहुत जाता है, हिंदी में वक्त बहुत बचता है। अपनी महिला मित्र का परिचय आप इंग्लिश में 3 तरह से देते हैं। शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई फियांसी और शी इज माई वाइफ। तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। हिंदी वाला एक लाइन में तीनों बोलेगा, अरे भाभी है। देखो कितना वक्त बचता है। जब मैं 99 में जब मैं मुंबई गया तो 99 में हुआ क्या, आप सबको वो दौर याद होगा। अभी तो खैर दुनिया बड़ी बदल चुकी है, अब हम फिर से भारतवर्ष में रहते हैं। एक जमाना था हम इंडिया में रहते थे। तो 99 में जब मैं छोटे से गांव से, कस्बे से, गौरीगंज से निकल के, मैंने लखनऊ से बड़ा शहर नहीं देखा था, मैं मुंबई आ गया। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के पास काम मांगने जाने लगा तो मैंने देखा यहाँ तो बोलबाला है इंग्लिश का, यहाँ कोई हिंदी में बात ही नहीं करता। चैनल वी, MTV वाला जमाना है। और अगर इतना ज्यादा हर कोई यो मैन, यो बॉय, यो मैन, ये वाला टाइम था। मैं कहीं जाऊं, हाथ जोड़ के बोलूं सर नमस्कार, मैं कविता लिखता हूं, गीत लिखता हूं, मुझे कुछ काम है, मुझे ऐसे देखते जैसे मैं हड़प्पा की खुदाई से निकला। मुझे स्टेटमेंट से आते लोगों के, ओहो द वे ही टॉक्स, हाउ मिडिवल। आई वाज मिडिवल, हाउ मिडिवल। लेकिन एक चीज थी कि मुझे ये पता था कि अपनी वास्तविकता, अपनी असलियत हमें छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, CBSE से पढ़ा था, पूरी जिंदगी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी। लेकिन जो चीज अंदर से नहीं आती उसका दिखावा मैं बाहर क्यों करूं? अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे? अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? प्रॉब्लम बस इतनी थी कि किसी की मर्जी के मुताबिक नजर आना हमसे हो नहीं रहा था। और नतीजा ये हुआ कि बहुत सालों तक मैं आउटकास्ट बना रहा, फिल्म इंडस्ट्री में सोशलाइज नहीं कर पाया, तो काम भी बहुत देर तक नहीं मिला। फिर भी एक विश्वास था कि भाषा अच्छी है मेरी, मैंने अपने गुरुओं से, अपने टीचर से जो लैंग्वेज सीखी है उसमें दम है, आज नहीं तो कल मेरा वक्त आएगा। और वक्त आया। मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन की आवाज मिल गई। मैंने KBC लिखा और उसके बाद अचानक मैं देखता हूं पूरी दुनिया बदल गई। अचानक ये पूरा देश, इंक्लूडिंग दैट MTV जनरेशन, चैनल वी जनरेशन, हाउ मिडिवल, ये सब लेडीज एंड जेंटलमैन छोड़ के देवियों और सज्जनों बोलने लगे। दुनिया बदल गई। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई है, अपनी पर्सनल स्टोरी मैंने सुनाई आपको क्यों? छोटा सा मैसेज है, ये बड़ों के लिए नहीं, बड़े मुझसे ज्यादा जानते हैं, उन बच्चों के लिए। स्टे ओरिजिनल, जैसे हो वैसे बने रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि नकली लगोगे, फेक लगोगे। कुछ भी लगना दुनिया में, कुछ भी लगना, फेक मत लगना। यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन, यू आर अ पर्पस। ईश्वर ने, प्रकृति ने, गॉड ने तुमको एक पर्पस की तरह जमीन पे भेजा है। तुम जैसे हो, जो प्रोग्रामिंग, जो DNA तुम में डाला गया है, कुछ सोच समझ के डाला गया है। ट्रस्ट करना प्रकृति पे, ट्रस्ट करना कुदरत पे। ओरिजिनल इज स्पेशल, ऑलवेज रिमेंबर। मुझे एक बात याद आती है कि स्टीव जॉब्स पे मरते दम तक एक प्रेशर बना रहा कि भैया तुमने आईफोन तो बना लिया, लेकिन ये आईफोन बहुत कलरलेस है। 2 ही कलर आते हैं, एक ब्लैक है और एक थोड़ा सा वो एल्युमिनियम टाइप का कलर था, क्रोम कलर जिसको बोलते हैं। तो कलरफुल आईफोन कब बनाओगे? इतना प्रेशर मैंने पढ़ा है स्टीव जॉब्स के ऊपर, भयंकर प्रेशर। स्टीव जॉब्स कहते थे कि देखो, आईफोन टू मी इज अ टेरिफिक पीस ऑफ मशीनरी। ये कोई गुब्बारा नहीं है, टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है, बलून नहीं है, इसको मैं लाल पीले नीले कलर्स में बेचूं। ये तो नास्तिक रहे, जरूरी सिर्फ इतना है कि आप वास्तविक रहे। स्टे ओरिजिनल। और अगर तुमने इस मिट्टी को अपने पुरुषार्थ का लहू पिलाया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चों, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। याद रखिए साथियों, वक्त वो बैंक है जो सारा इंटरेस्ट, सारा सूद ब्याज जोड़ के एक दिन आपको वापस लौटाती है। मुझे एक छोटा सा किस्सा और याद आता है बिफोर वी मूव ऑन। 6 साल मुंबई में जूते घिसने के बाद और लोगों को बताने के बाद कि हाँ मुझे लिखना और बोलना आता है, 6 साल बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही थी। 2005 की बात है।
उस फिल्म का नाम था, आप में से कोई नहीं जानता, फिर भी मैं नाम तो लूंगा फिल्म का। फिल्म का नाम था यू बॉम्सी एंड मी। किसी को नहीं पता? सन्नाटा। मैं भी भूल चुका हूं उसका नाम। यू बॉम्सी एंड मी नाम की मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी। मैं खुशी से पगला गया। मेरे संघर्ष के दिनों में सबसे ज्यादा मेरा साथ मेरी पत्नी नीलम ने दिया। सबसे ज्यादा दुख सुख उन्होंने मेरे साथ झेले। और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, इकलौता दोस्त मेरे बचपन का, दीपक। दीपक यहाँ है, आज मौजूद है। दीपक कहाँ हो? यहाँ। दीपक खड़े हो, चेहरा दिखा दो। दीपक मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का। मैंने दीपक को फोन किया, मैंने कहा दीपक मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है, तुरंत टिकट कटाओ भाई, आ जाओ साथ में देखेंगे। मैं, नीलम और दीपक हम जा पहुंचे 24 कैरेट नाम का एक थिएटर जोगेश्वरी अंधेरी में हुआ करता था। वहां पहुंच के हमने देखा टिकट की लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है। हम तीनों खुश हो गए। मैंने कहा अरे यार, मेरी पिक्चर देखने के लिए कितने तो लोग आए हैं, वाह क्या बात है। निकल पड़ी अपनी, टाइम आ गया अपना। आधे घंटे टिकट विंडो की लाइन में लगे रहने के बाद जब मैं टिकट विंडो पे पहुंचा, मैंने कहा 3 टिकट यू बॉम्सी एंड मी, बड़े कॉन्फिडेंस से। तो जो बुकिंग क्लर्क था उसने कहा सर साइड में हट जाओ, 3 लोगों के लिए पिक्चर नहीं चलती। मैंने कहा मतलब 3 लोगों के लिए? सर हमारी पॉलिसी है कम से कम 20 ऑडियंस चाहिए थिएटर में तब सिनेमा चलता है, वरना नहीं चलता। मैंने कहा और ये जो भीड़ लगी हुई है इतनी लंबी? अरे सर ये तो नो एंट्री देखने आए हैं। नो एंट्री रिलीज हुई थी भाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बगल में खड़ा इंतजार करता रहा बहुत देर तक कि काश 20 लोग आ जाए मेरी पिक्चर को देखने, तो कम से कम पिक्चर चल जाए। 20 लोग नहीं आए। हम 3 वहां रुके रहे और आखिर में हम तीनों अपने अपने आंसू पोंछ के वापस लौट गए। ये 2005 की कहानी है। कट टू 2017 मेरी एक और फिल्म रिलीज होती है जिसके मैंने डायलॉग्स और गाने लिखे, और तब तक टिकट विंडो का जमाना। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, कितने गीत। इन सब गीतों के पीछे कोई रहा होगा, कोई था, एक चेहरा था, एक सवाल था। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली। ये पूरी शायरी, पूरी कविता, पूरे नगमे, पूरे गाने, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं 2 आंखों को भुलाने की कोशिश है कौन? लेकिन खैर क्या शिकायत करें, किससे शिकायत करें? समझा लिया हमने दिल को कि यहीं तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी। यहीं तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी। अधर में सारे सपने जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं, बजे बाजे सगाई हो चुकी है, वो लड़की अब पराई हो चुकी है। वो लड़की अब पराई हो चुकी है। 1 मिनट पकड़ ले भाई। पता ससुराल का सखियों ने पूछा, मैम पता ससुराल का सखियों ने पूछा तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा। बड़ा शो ऑफ किया था। पता ससुराल का सखियों ने पूछा तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा, कोई इंजीनियर है वो सुना है। भाई बात सही है, हमारे मोहल्ले का प्यार हमेशा डॉक्टर इंजीनियर ही ले गए। क्या करें, सच बोलना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है वो सुना है जो मुझसे हैसियत में 10 गुना है। बड़ी गाड़ी है, बड़ी कोठी है, लंबी कार भी है, किसी मंत्री का रिश्तेदार भी है। ओ भाई। मेरी छोटी सी दुनिया में वो रहती तो मेरे जैसे ही दुख दर्द सहती। मिली हर चीज जो थी उसके काबिल, मैं देता भी तो क्या मामूली सा दिल। कि दिल विल से रिहाई हो चुकी है, वो लड़की अब पराई हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई होने से पहले उसने मुझे टूट के चाहा नहीं था। हथेली पर वो मेरा नाम लिखती, हजारों बार सुबह शाम लिखती, कोई धुन गुनगुना के झूम लेती, वो अपने हाथ खुद ही चूम लेती। मगर इसमें तो कोई शक नहीं है, मोहब्बत मुफलिसों का हक नहीं है। गरीबी से कोई प्यार नहीं करता मेरे दोस्तों,
मगर इसमें तो कोई शक नहीं है, मोहब्बत मुफलिसों का हक नहीं है। वो उंगली जब मेरे हाथों से छूटी, पहन ली उसने हीरे की अंगूठी, कलाई वो पिया से जा जुड़ी है, सुना मेहंदी बड़ी गहरी चढ़ी है, बड़ी लंबी जुदाई हो चुकी है, वो लड़की अब पढ़ाई हो चुकी है। वो लड़की अब पराई हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो पराई हो गई, इसके बारे में एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उसी वजह से डंप कर दिया गया जिस वजह से आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है। मेरी पोएट्री, मेरी कविता, मेरी शायरी, मेरे गाने लिखोगे तुम? मैं पापा से क्या कहूंगी कि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो गाने लिखेगा? वो पोएट है, वो झोला टांग के घूमेगा। इंजीनियर बनो। मैंने कहा अच्छा, सुनो, ये ना मुंबई जाऊंगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने लिखूंगा। तुम्हें जानता कौन है मुंबई में बेटा? औकात से बड़े सपने मत देखो, चुपचाप कुछ काम करो, पढ़ाई लिखाई करो। मुझे आज तक अपना जवाब याद है। मैंने कहा था बेबी, बेबी औकात में रह के तो किराए के मकान देखे जाते हैं। सपना वही है जो औकात से बाहर देखा जाए। अरे बुलंदियों का रिश्ता डिजाइनर फुटवेयर से नहीं, फटे हुए जूतों से होता है। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हर दम। भूल जाओ है ये दो शब्द, ये लड़कियां इतनी आसानी से बोल देती है ना। भाई साहब, एक महीना हुआ है। अरे मेरे दिल जले साथियों, क्या बात है। भूल जाओ, इतना आसान है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बस में है। मैं तुझे कैसे भुला दूं, तू मेरी नस नस में है। इतना आसान है भूल जाना। खैर, मैं ना उसे भुला पाया और ना ही सरकारी नौकरी ढूंढ पाया, लेकिन मैंने सुना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले उसके बच्चे फैन हैं मेरे। अच्छा, ये दीपक मुझे बता रहा था, दीपक उनको जानता है। दीपक कह रहा था कि उसके एक बच्चे ने पिछले साल अपने एनुअल फंक्शन में फर्स्ट प्राइज जीता, तेरी मिट्टी गा के। कभी मुझे मिले वो तो मैं पूछूंगा, और बड़े प्यार से पूछूंगा कि वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की, क्या कभी उसको भूल पाती हो? जब मुझे देखती हो टीवी पर, अपने बच्चों को क्या बताती हो? मेरे नौजवान साथियों, GNIOT के धुरंधरों, याद रखना, टूटा हुआ दिल एक न्यूक्लियर पावर है। इस न्यूक्लियर पावर से तुम बम भी बना सकते हो और बिजली भी बना सकते हो, आबाद भी हो सकते हो, बर्बाद भी हो सकते हो। करना क्या है तुम्हें तय करना है। Always remember, things that break your heart are the same things which open your eyes. दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो मैंने अपनी अंधी मोहब्बत पर आंसू बहाने की जगह खुली हुई आंखों से सपने देख लिए और बंद लिफाफे में लिख के उसको भेज दिया कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। हाँ, लग तो ऐसे रहा होगा जैसे अधूरी मोहब्बत कोई बड़ी खराब चीज है। नहीं, वैसे इतनी कोई खराब चीज है नहीं अधूरी मोहब्बत। देखो, जो अधूरा प्यार है वो क्या करता है? अधूरा प्यार समंदर किनारे टहलता है, गजलें सुनता है, महफिलें जमाता है, मेरी तरह गाने लिखता है, पहाड़ों पे घूमता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है सर, वो बाजार से धनिया खरीद रहा होता है। पर्सनली आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, सबकी कहानी वही है, मेरी भी वही हो गई। या तो बाजार से धनिया खरीदते हैं, और या संडे को घर के पंखे साफ कर रहा होता है मोहब्बत प्यार। ऐसा होता है। इंग्लिश में ना, अभी जैसे मुझे किसी ने बोला था कि बड़ी अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश, वाकई बड़ी अच्छी लैंग्वेज है।
इंग्लिश में पूरा, पूरी मोहब्बत, पूरा प्यार, पूर्णता, इसके लिए दो शब्द हैं, कंप्लीट और फिनिश। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो आप कंप्लीट हो जाते हैं, और गलत मिल गया तो फिनिश। कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं। थैंक यू। अच्छा एक बात और बताऊं, तीसरा एंगल, अगर कभी ऐसा हो गया कि सही वाले ने आपको गलत वाले के साथ देख लिया तो आप कंप्लीटली फिनिश। ये तो एक जो मोबाइल वाला टाइम है ना आजकल का, बड़ी संवेदनाएं है मेरी आपके साथ। बहुत मुश्किल है इस दौर में मोहब्बत करना, बड़ा मुश्किल है मोबाइल वाले टाइम में। देखो जितने बाबू हैं इस वक्त, सारे बाबुओं के ऊपर तलवार झूलती रहती है, सारी बेबियां जग्गा जासूस बनी हुई हैं। बेबी तुमने तो मुझे 10:30 गुड नाइट लिख दिया था, लेकिन तुम्हारा लास्ट सीन तो 2:30 का है। 2:30 AM तक किससे बतिया रहे थे? अब बेचारा कैसे समझाए? टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है व्हाट्सएप खुला रह गया हो, लेकिन नहीं, समझाना पड़ेगा कि जब 10:30 गुड नाइट बोला तो 2:30 AM लास्ट सीन कैसे दिखा। अरे बाबू तुमको भगवान बचाए। हमारा जमाना अच्छा था सर, हमारा जमाना चिट्ठियों वाला था। एक लिफाफा खरीदते, 50 पैसे का टिकट लगाते स्टाम्प, और उसमें चांद तारे तोड़ लाने की बात करके चिट्ठी भेज देते। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो खूबसूरत जमाना, वो चिट्ठियों वाला दौर याद होगा। मुझे बाबू केदारनाथ सिंह याद आते हैं। वो लिखते हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। लेकिन आप किसी दौर के, किसी युग के परिवर्तित होने की शिकायत नहीं कर सकते। अलग दौर था वो, उस जमाने में इनोसेंस बहुत ज्यादा थी, आज इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा है, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। आजकल के बच्चे, आप लोग ये जेनजी, ये लोग ओपेनहाइमर देख के आते हैं और जियो पॉलिटिक्स पे डिबेट करते हैं। 18-19 साल की उम्र में दे टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स। इन्होंने ओपेनहाइमर देखा हुआ है। हाँ, दीपक को याद होगा, मैं और दीपक करण अर्जुन देख के आए थे और आधा घंटा हम दोनों इस पे बहस करते रहे कि यार मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, इसमें लड़की ने गलती क्या की थी? तो आपके इंटेलेक्ट को, आपकी बौद्धिकता को हमारा प्रणाम, और इसीलिए आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में हैं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बौद्धिक हैं। लेकिन बड़े मजेदार गाने थे उस जमाने में, मुझको राणा जी माफ करना। एक और किस्सा मुझे याद आता है। आज सब कुछ ना अनचार्टेड जा रहा है, सोचा समझा कुछ नहीं बोला जा रहा है। मेरी टीम मुझे बाद में बोलेगी कि बड़े सीक्रेट खोल के आ गए आप। मुझे याद है जब मैं स्ट्रगल करने मुंबई गया तो बहुत जूते घिसने के बाद एक दिन एक प्रोड्यूसर साहब मिले। मैंने उनसे कहा गाने लिखता हूँ सर। अच्छा एक काम करते हो तुम, गाने, तुम्हारे गाने में पोएट्री बहुत ज्यादा है। मैं कहा सर गाने में पोएट्री नहीं होगी तो क्या अलजेब्रा होगा, कैलकुलस, मतलब गाने में कविता ही तो होगी। नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ घर, सवेरे उठना, अखबार खोलना, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तुम्हारे यहाँ? मैंने कहा सर आता नहीं है, पड़ोसी से मांग लूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 3 पे टॉप गानों की लिस्ट आती है, हिट गानों की। तो जो नंबर 1 पे गाना हो वैसा कुछ लिख के लाओ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा लो फॉर्मूला क्रैक हो गया। सक्सेस कैसे मिलती है, कैसे अच्छे गाने लिखने हैं, फिल्मों में कैसे ब्रेक मिलेगा, फॉर्मूला ही मिल गया आज तो। बड़ी मुश्किल से मैं रात भर सोया, सवेरे उठा, पड़ोसी का अखबार चुराया, घर आया, पेज नंबर 3 खोला। नंबर 1 पे जो गाना था उसके बोल क्या थे जानते हैं? नहीं। मैं लड़की पो पो अरे मेरा दुख है भैया, ये गुजरा है मुझ पे, घटा है मुझ पे। नंबर 1 का गाना था, मैं लड़की पो पो पो, तू लड़का पो पो पो, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या? सर पटक लिया मैंने, मैं समझ नहीं पाया कि ये अलंकार कौन सा है। मैं लड़की पोपो को रिपीटेटिव तो है पर अलंकार समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी देर खोजता रहा। एक और गाना था,
जब तक रहेगा समोसे में आलू। बड़े अच्छे गाने थे, बड़े हिट गाने थे, बड़ा सम्मान उन लोगों के लिए जिन्होंने लिखा है, लेकिन ये मुझ पर गुजरी है, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं, राम कहानी है मेरी। गाना है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी शान। मैं समझ नहीं पाया कि यहां भी कवि कहना क्या चाहता है। समोसा खा लिए बस। और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं क्यों आया था मुंबई, पहले तो ये जान लो। भाई हर चीज के पीछे एक वजह होती है ना। मैं से थोड़ी उठा एक दिन सुबह सोचा कि मैं मुंबई जाऊंगा। पूरी जिंदगी मैं ऑल इंडिया रेडियो पे गाने सुनता रहा सर, और जो मैं गाने सुनता हूं मेरा बार बार ध्यान जाता कि वो कितने सुंदर लोग होंगे, कितने गहरे लोग होंगे जिन्होंने ये गीत लिखे हैं। क्या मैं ऐसा कभी लिख सकता हूं? मैंने सुना क्या था? मैंने सुना था राजा मेहंदी अली खान को कि हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये सुन के इंस्पायर हुआ था मैं इंदिवर को सुन के इंस्पायर हुआ था। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, सोचिए 60s का लिखा हुआ गाना पर क्या मॉडर्न थॉट है, आज भी आपके दिल पे लगेगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। इंदिवर जी आप तालियां बजा सकते हैं? अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं आनंद बख्शी को सुन के आया था फिलॉसफी दर्शन फिल्मी गानों में। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं जब फूल खिले देख के आया था, जहां कश्मीर का एक शिकारे वाला पहली बार मुंबई आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी माशूका को कई लड़कों के साथ बॉलरूम में डांस करते हुए देखता है, उसकी अंतरात्मा फट जाती है। वो चीख उठता है कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस वही। लेकिन इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं कभी पो तो नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने जो लिखा उसको आप जैसे प्यारे सुनने वाले मिले, और आपने मेरे लिखे हुए एक एक शब्द को मोतियों में तोड़ दिया। साथियों, दैट रिमाइंड्स मी, मेरी एक फिल्म आने वाली है जो इस वक्त बदकिस्मती से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म का नाम है इमरजेंसी। आज ही के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म में कई खूबसूरत गीत हैं। एक गीत मैं आज आते हुए अपनी टीम से बोल रहा था कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि ये गीत जो मेरे देश के लिए है, आज मैं GNIOT के बच्चों के साथ सुनूं। आप चाहते हैं हम सब साथ में वो गीत सुने? मेरे देश मेरी आंख का तारा है, मेरे देश नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने में जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए।
ये जो पिता नाम की महाशक्ति है ना, जब तक ये आपके साथ है, आप याद रखिए कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हम उस देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच में डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी रुला देगा ये, मैं बता रहा हूं। किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रौब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि जो अपने पिता की भक्ति नहीं करते, उनकी भक्ति को परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते। आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कही हैं, हो सकता है बहुत सारी बातें आप भूल जाएं क्योंकि इंसान के दिमाग की बैंडविड्थ बहुत छोटी होती है, लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा कि इस दुनिया में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप दुनिया में कितना भी ऊपर जिंदगी में उठ जाएं, लेकिन जब बापूजी ने पहली बार गोद में लेके आपको आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए पिता से जब भी मिलना, अदब से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आदमी है। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। और मां से जब भी मिलना, इज्जत से मिलना, क्योंकि तुम उसके कर्जदार हो। बैंक में करोड़ों अरबों डॉलर भर लोगे ना, फिर भी तुम्हारी नजर उतार के मां ने जो सिक्के गंगा मैया में फेंक दिए थे, वो सिक्के नहीं लौटा पाओगे उसको, हमेशा के लिए उसके कर्जदार रहेगा। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। मुझे एक आखिरी बात याद आती है इसके पहले कि हम यहां से जाएं। मुझे एक दिन मेरी मम्मी मुझे कैसा सुना रही थी कि मन्नू, जब तुम बहुत छोटे थे, प्राइमरी सेक्शन में थे, तो तुम्हें 2 रुपए हम दिया करते थे तुम्हारी जेब खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए। स्कूल जब तुम जाते थे, रोज का 2 रुपया, और तुमने हमेशा उन 2 रुपयों में से 1 रुपया किसी न किसी भिखारी को दान कर दिया है। मुझे बात याद नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले बातों में जब उन्होंने बताया और उसकी तस्दीक मेरे पिताजी ने भी की कि हाँ, तुमने हमेशा 1 रुपया दान किया है, अपने पॉकेट से किसी न किसी भिखारी को दिया है। ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे गूज़बम्प आ गया। मैं परमात्मा का, ईश्वर का स्क्रीन प्ले सोच के हैरान रह गया। आप जानते हैं, जब मैं 99 में मुंबई आया, दुनिया के हर रिश्ते ने मुझसे नजर फेर ली। तकरीबन 1.5 साल, 1 साल 3 महीने मैं फुटपाथों पे रहा और मेरा पेट भिखारियों ने पाला था, वो मुझे खिलाते रहे। मैं मुस्कुराने लगा, हंसने लगा ये सोच के कि उस वक्त शायद ईश्वर मुझसे नेकियों का फिक्स डिपॉजिट करवा रहा था कि ये तुम आज कर दो, इसका बदला तुम्हें कभी देंगे जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी। और ये सच है, ये सच है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन हैं सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ओ भाई, तो जब कभी जिंदगी में तुम्हें कोई ऐसा मौका मिले कि तुम किसी का परोपकार कर सको, किताबी बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल, एक विंडो, एक पोर्टल तुम यूनिवर्स में खोलते हो जब तुम कुछ अच्छा करते हो। तो जब तुम्हें मौका मिले कि कुछ किसी की मदद कर सकते हो, कर देना, क्योंकि तुमसे भी नियति, डेस्टिनी, वक्त, मुकद्दर, किस्मत ये तुम्हारे नाम का एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहती है कि ये डिपॉजिट उस दिन टूटे जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़े जिंदगी में कभी, और जरूरत पड़ेगी तो
तुम जब इस कॉलेज की दीवारें लांग के जाओगे, जिसे असल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड कहते हैं, यहाँ तो तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे टीचर्स, फैक्ट सब तुम्हें बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। लेकिन जब असल दुनिया में आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें जरा सा आगे बढ़ने के लिए पता नहीं कितनों से टकराना पड़ेगा। कोई तुम्हें अपने सरनेम से दबाना चाहेगा, कोई पैसे से, कोई पावर से, कोई पोजीशन से तुम्हें दबाया जाएगा। और उस वक्त अगर तुम्हारे पास ये नेकियों का फिक्स डिपॉजिट रहा तो तुम भी वक्त की आंखों में आंखें डाल के वो बोल देना जो 25 साल पहले मैंने बोल दिया था। सुनो बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हमको पता है क्योंकि हम तो किसानों की मेहनत कशों की संतानें हैं। हमारे पास कभी पावर रहा नहीं है, हमारे बाप दादा के पास भी नहीं रहा। हमको पता है तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बैठाए हैं वो हमको कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक न करे। तुम भी यार सवाल हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटेलाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलकी पर चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे सर जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया हमने तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप, दादा, परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणवीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। तुम्हारा ना पड़ता नहीं, महाना पड़ता है। हमारे बड़के भैया 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और वो पंडित जी बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले खेल दिए। अरे 4 काफी है कि और गिनवाएं? नोट करते करते उनकी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो भैया बॉटम लाइन बोल देते हैं, तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। आपका अभ्युदय हो, मां सरस्वती आप पे कृपा करें। आप जब इस कॉलेज की सीमाओं से बाहर पांव रखें तो इस देश को और आगे ले जाएं और तरक्की पे ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मिलेंगे, फिर जब कभी सर ने बुलाया, टीचर्स ने बुलाया और आपने बुलाया तो जरूर आना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।